जानती कि जब घास फूस इकट्ठा हो जाता है, एक में एक हो जाता है, तो एक ऐसी मजबूत रस्सी और रस्सा बन जाता है जो एक हाथी तो क्या अनेक हाथियों को बांध सकता है। केलकर, ये खबर पहले वाले पन्ने पर छपनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार गोपाल राव, आइए आइए आइए, बैठिए। गोपाल राव, आपका अभिनंदन। आपने हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखकर इस बार इंग्लैंड में जो काम करके दिखाया है, उसके लिए मैं अपनी और अपने सहयोगियों की तरफ से आपकी तारीफ करता हूं। मैं इसे अपना गौरव समझता हूं। आपने स्वदेशी के मामले को लेकर लोगों को जो इकट्ठा किया है, उसके लिए मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं। आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में कई सदस्यों से मिले होंगे। हमारे निषेध के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? मुझे लगा कि वहां हमारी मांगों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, उनकी सच्चाई भी उनके समझ में आ रही है। वहां लंदन में मेरी जॉन मॉर्ली के साथ काफी लंबी बातचीत हुई। ये वही जॉन मॉर्ले हैं जो अगले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे। कुल मिलाकर वो मुझे हमारी समस्याओं के बारे में सहानुभूति रखने वाले लगे, और मुझे यह भी लगा कि उनसे अच्छा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दूसरा कोई आदमी नहीं बन सकता। आपके आशावाद की तारीफ करना चाहता हूं गोपाल राव। क्या आपको वाकई ये भरोसा है कि ये मॉर्ले नामक व्यक्ति हिंदुस्तान की भलाई चाहता है? हाँ, वो मेरी कई बातों से सहमत हुए थे। आप सिर्फ शब्दों के आधार पर अंग्रेजों को अपनी तरफ नहीं कर सकते। हम शब्द से नहीं बल्कि कृति से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो क्या आप ये सुझाव देना चाहते हैं कि हम ब्रिटिश माल की बॉयकॉट की धमकी को सच करके दिखा दें? हमें सिर्फ यही करना चाहिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अगर बॉयकॉट की धमकी सच हुई तो आज तक के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हम अपने लक्ष्य से बिछड़ जाएंगे। गोपाल राव, हमारा लक्ष्य अब सिर्फ इतना ही है कि हमें सरकार को दिखा देना है कि उनके तरीकों से राज नहीं चल सकता। हम अपने लक्ष्य से तब बिछड़ जाएंगे जब अंग्रेजों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हम अपनी फरियादें भूल जाएंगे। बलवंत राव, बॉयकॉट करने से अंग्रेजों में क्रोध फैल कर रहेगा। देश का भला चाहने वाले को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं। तो जाइए और अंग्रेज के सामने दामन फैलाकर भीख मांगिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं गोपाल राव कि भीख मांगने से कुछ नहीं हासिल होगा। जब तक हम ये साबित नहीं करते कि ताकत हमारे पास है, हम भी कुछ कर सकते हैं, तब तक हमारी फरियाद सुनने की फुर्सत है किसे? हम ब्रिटिशों को इस बात पर राजी कर सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसा वर्ग भी है जो बड़ी जिम्मेदारी से हमारी जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है, और इसीलिए सरकार के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। बड़ा हिस्सा? आपको वो लोग बड़ा हिस्सा देंगे? वो लोग आपको इतना सा टुकड़ा भी नहीं देंगे। लेकिन मिस्टर मॉर्ली, उन्होंने मेरी बात का स्वागत किया था। मुझे विश्वास है बलवंत राव, वो लोग हमें काउंसिलों में ज्यादा नुमाइंदगी देंगे। आप जो कह रहे हैं, लड़ाकूपन करने से सब काम चौपट हो जाएगा। गोपाल राव, जरा आप बाहर निकलकर देखिए, सुनिए लोग हमारे बारे में क्या क्या कहते हैं। कांग्रेस को बने हुए 20 साल हो गए। हमने वकालत की, अर्जी की, उसका क्या हुआ? हम अधिवेशन करते हैं, गंभीर होकर बड़े बड़े भाषण करते हैं, अंग्रेजों के पास 2 दाने मांगते हैं, क्या मिला? हम जहां थे वहां है, और हमारी जनता हमसे आगे बढ़ चुकी है। मैं अपना ढर्रा बदलने का संकल्प कर रहा हूं, और एक आप हैं जो पुरानी लीक पकड़े हुए हैं। मेरी राय में हमें लोगों को समझना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ उन्हें लाना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। लोगों को अपने से अलग करके कुछ नहीं होगा। आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि आप गलत रास्ते पर हैं। खैर, जो भी हो,
कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के आप अध्यक्ष चुने गए हैं। मुबारक हो। हलचल की इस वेला में आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपके भाषण में हालात की सच्चाई सामने आकर रहेगी। जरूर आएगी, आप चिंता न करें। सज्जनों, यह बात सत्य है कि हर चीज का अंत होकर ही रहता है। लॉर्ड कर्जन की वायसराय की अवधि का अंत होने वाला है। एक निस्संदेह बुद्धिमान व्यक्ति, जिसमें काम करने की अथाह ताकत है, जिसे भाषा का वरदान मिला हुआ है, जिसमें अटूट उत्साह है, लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा तेज तर्रार व्यक्ति भी सहानुभूति और कल्पना का अभाव होने की वजह से हिंदुस्तान के लोगों को समझ नहीं पाया। जनसाधारण की आकांक्षाओं के लिए लॉर्ड कर्जन के दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। यही नहीं, प्रजा में जब भी आकांक्षा की लहर उठती उन्हें नजर आती है तो वो सोचते हैं कि इसे उभारने की बजाय दबाने में ही उनके देश की भलाई होगी। देश की सेवा का क्या ही खूबसूरत तरीका है ये। नतीजा ये कि उनकी कार्यावधि के समाप्ति पर पूरे देश भर में हमें व्यापक असंतोष दिखाई दे रहा है, जितना पहले कभी दिखाई नहीं दिया। बंगाल का बंटवारा बेरहमी के साथ कर दिया गया। हालांकि इतना जबरदस्त विरोध हुआ जितना पिछली आधी शती में किसी भी सरकारी कदम के खिलाफ नहीं हुआ था। और यह बंटवारा हुआ बंगाल के सम्मानित और आदरणीय नेताओं की राय लिए बगैर। एक कठोर और अनियंत्रित नौकरशाही के दमनकारी रवैये के खिलाफ बंगाल की जनता ने जो तेजस्वी रुख अपनाया है वो चमत्कार है, और समूचा हिंदुस्तान बंगाल का एहसानमंद है। आंदोलन के जो नए तरीके उभरे हैं उनमें स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक आंदोलन होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। लेकिन बॉयकॉट शब्द एक किस्म का बेमजा मेल जाहिर करता है। वो इशारा करता है, एकदम संकेत करता है दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की हिंसा वृत्ति का। हमारे इंग्लैंड के साथ जो आम संबंध हैं उन्हें देखते हुए ऐसी वृत्ति अपनाने का हमारी तरफ से सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी हमारा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का शासन हिंदुस्तान के लोगों के हक में होना चाहिए। धीरे धीरे यहां एक ऐसी शासन पद्धति इजाद होनी चाहिए जो आज ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासित उपनिवेशों में विद्यमान है। हिंदुस्तान की तमाम शिकायतों का एक ही इलाज है और वो है स्वशासन। आज वो दिन आ गया है कि ब्रिटिश नौकरशाही को चाहिए कि वो हिंदुस्तान के शिक्षा पाए हुए वर्गों के हक में अपनी कुछ शक्ति त्याग दें। अगर ऐसा होगा तो हिंदुस्तान विश्व के राष्ट्रों में अपना उचित स्थान पाएगा। तभी हिंदुस्तान स्थितियों का स्वामी कहलाएगा, भाग्य विधाता बन जाएगा। हमें इसी लक्ष्य को पूरा करना है। हमें ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना है। पत्रकार बंधुओं, आप मुझे प्रश्न पूछे उसके पहले मैं अपनी और अपने सहयोगियों की, जो इस समय कांग्रेस में शामिल हैं, स्थिति का खुलासा करना चाहता हूं। हमारी राजनीति के संदर्भ में आजकल दो नए नए शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। वो हैं नरम दल और गरम दल। इन शब्दों का सीधा संबंध समय के साथ है, यानी समय के साथ साथ ये शब्द अपना अर्थ बदलते रहेंगे। जैसे कि आज जो गरम दल है वो आने वाले कल नरम दल कहे जाएंगे, और आज जो नरम दल हैं वो कल गरम दल कहे जाते थे। जब हमारी कांग्रेस नई नई बनी थी तब दादा भाई नौरोजी ने जो विचार अपने जनता के सामने प्रस्तुत किए थे, उस जमाने में उन विचारों को गरम दलवादी कहा गया था। लेकिन आज वही विचार नरम दलवादी माने जाते हैं। इसके माने गरम दल प्रगति की सूचना देता है। आज हम लोग गरम दलवादी माने जाते हैं, लेकिन आने वाली हमारी संतानें अपने आप को गरम दलवादी मानेंगी और हमें नरम दलवादी। जब भी कोई नई पार्टी शुरू होती है तब उसे गरम दलवादी कहा जाता है, परंतु अंत में
वो नरम दलवादी कहकर ठंडी हो जाती है। तो क्या आपके कथन से ये मान लिया जाए कि आप इसी गरम दल के प्रतिनिधि हैं और मिस्टर गोखले नरम दल के? जी हाँ। और बनारस के कांग्रेस के अधिवेशन में मिस्टर गोखले के भाषण से क्या ऐसा मान लिया जाए कि वे अब गरम दल की विचार की दिशा में मुड़ रहे हैं और कुछ ही दिनों में आप दोनों एक ही दल में शामिल हो जाएंगे? नहीं, ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बनारस में जो मिस्टर गोखले ने रुख अपनाया था, उससे ज्यादा वो मोड़ नहीं ले सकते। उनका रुख देखते हुए मैं उन्हें गरम दलवादी नहीं कह सकता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कम नरम दलवादी कह सकता हूं। तो आप अपने दल और गोखले साहब के दल के बीच में कौन सा बुनियादी फर्क मानते हैं? मेरे विचार में यह सरकार हमारे काम की नहीं है। किसी देश में विदेशी सरकार का बना रहना